अब तनिक याद करो कि हमारे पास ना दो हार्मोन है, कहानी ध्यान से सुनना क्योंकि इसकी शुरुआत आपके आर्तचक्र से है। हमारे पास दो हार्मोन है। सबसे पहला हार्मोन जो आया था पता है कौन आया था? एस्ट्रोजन आया था। और दूसरे नंबर पे कौन आया था? प्रोजेस्टेरॉन आया था। इन दोनों हार्मोन्स को याद रखिएगा। एस्ट्रोजन को बनवाने वाला कौन था? एफएसएच, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को बनवाने वाला कौन था? एलएच। एस्ट्रोजन को किससे बनवाया गया था? ग्राफियन पुट्टिका से। प्रोजेस्टेरॉन को किससे बनवाया गया था? कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि आपकी ग्राफियन पुट्टिका टूटी थी, याद है? ग्राफियन पुट्टिका को किसने तोड़ा था? एलएच ने। हमारे पास दो हार्मोन और थे, एफएसएच और दूसरा कौन था? एलएच। इस एलएच ने कार्य किया, प्रेरित किया, तो क्या लेकर आया? प्रोजेस्टेरॉन। और एफएसएच ने क्या किया? एस्ट्रोजन को लाया, ठीक है। एफएसएच पुट्टिका प्रेरक हार्मोन था एक प्रकार का। इसने पुट्टिका कोशिकाओं को प्रेरित किया, ग्राफियन पुट्टिका को प्रेरित किया और बदले में क्या लेकर के आया? एस्ट्रोजन, ठीक है। और उसी समय कुछ देर के बाद क्या हुआ था? एलएच का स्तर बढ़ गया था। जैसे ही एलएच का स्तर बढ़ा था तो ग्राफियन पुट्टिका क्या हो गई थी? टूट गई थी। वहां से अणु निकल करके कहां चले गए थे? फैलोपियन नलिका में। इस प्रक्रिया को नाम क्या देते हैं? याद रखिएगा। वो प्रक्रिया जिसमें अंडाणु कहां चले जाते हैं? फैलोपियन नलिका में चले जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है बच्चा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओव्यूलेशन। इस बिंदु को याद रखिएगा। ये एक समय ऐसा आया था जब एलएच का स्तर हाई हुआ था और एलएच का स्तर हाई होने की वजह से ग्राफियन पुट्टिका टूट गई थी। और ग्राफियन पुट्टिका टूटी थी तो वहां से क्या निकल गया था? अंडाणु। और वो अंडाणु निकल करके कहां चला गया था? फैलोपियन नलिका में। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं जिस प्रक्रिया से अंडाणु ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ता है और कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये अंडोत्सर्ग एकदम मेन पॉइंट याद रखना। ये अंडोत्सर्ग आर्तव चक्र जो होता है ना, उस आर्तव चक्र के मध्य दिन पर होता है। आर्तव चक्र आपके हिसाब से कहें या औसतन अगर हम बात करें तो आर्तव चक्र को माना गया है कि आर्तव चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। ये औसत डेटा है। ऐसे नॉर्मली 2 दिन कम या ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। 28 में 2 दिन ज्यादा भी हो सकता है, 2 दिन कम भी हो सकता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं में ये देखा गया है कि 4 दिन 5 दिन भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन एक औसत की बात करते हैं हम लोग, जो एवरेज डेट होता है वो कितने दिनों का होता है? आर्तव चक्र 28 दिनों का होता है। इस मैंने क्या लिखा देखो, आर्तव चक्र के मध्य दिन पर क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। ये डेटा बैठा लेना क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि अंडोत्सर्ग कब होता है? तो आर्तव चक्र के मध्य दिन पर होता है। आर्तव चक्र कितने दिनों का है? 28 दिनों का। इसका मध्य दिन क्या होगा? 14 दिन। तो अंडोत्सर्ग कब होगा बच्चा? 14वें दिन पर होगा। किसके 14वें दिन पर? आर्तव चक्र के 14वें दिन पर। तो यहां से हम ऐसा एक बात नहीं कह सकते कि आर्तव चक्र के मध्य दिन पर अर्थात 14वें दिन पर एलएच का स्तर हाई हो जाता है, जिससे ग्राफियन पुट्टिका टूट जाती है और क्या हो जाता है? अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? कि ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ना, अंडाणु को निकालना और कहां पहुंचा देना? फैलोपियन नलिका में। अब आगे की कहानी सुनो। चलो फैलोपियन की नलिका की हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए उधर फैलोपियन नलिका नहीं बना रहे ना, ठीक है। अब आगे सुनो। कहानी बिल्कुल बराबर समझिएगा। ये जो ग्रीन वाला बनाया ये कौन है बच्चा? गर्भाशय, ठीक है।
गर्भाशय के नीचे क्या आता है? ग्रीवा, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है? तो अगर मैं इस पूरे वाले हिस्से की बात करूं, ये वाले हिस्से की, ये पूरा का पूरा हिस्सा है गर्भाशय का। यही वो हिस्सा है जहां पर एक बच्चा पल रहा होता है। गर्भाशय के नीचे का ये वाला भाग किसमें गिनती किया जाता है? ग्रीवा में। ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं। अब उसके नीचे का ये जो हिस्सा है ये किसका है? वेजाइनल पार्ट है, यानी कि योनि भाग है, ठीक है। अब मुख्य बात क्या समझना है हमको इसमें कि गर्भाशय में क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखना कि गर्भाशय के सबसे ऊपर का भाग जो हल्का सा उभार के जैसा है, इस ऊपरी भाग को नाम दिया जाता है बच्चा फंडस। हिंदी में भी कहते हैं फंडस। याद रहेगा कि गर्भाशय का ऊपरी भाग जो हल्का फूला हुआ है, उभार युक्त है, क्या नाम देते हैं? फंडस। अच्छा जरा देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि रेड डॉट दिख रहा है उसमें? अच्छा ठीक। अब उस फंडस के नीचे आ जाए तो ये वाला भाग जो है कहलाता है काय। ये हिस्सा जिसमें बच्चा पल रहा होता है इसको कहते हैं काय या बॉडी। ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारा गर्भाशय का हिस्सा हो गया, मुख्य भाग क्या कहलाता है? काय। उसके बाद ग्रीवा, फिर योनि। अब इस गर्भाशय की बात करो तो बच्चा गर्भाशय होता है कितने स्तर का? 3 स्तर का। ठीक, इधर मिटा दें क्या? ये सब कुछ कहानी आपको पहले से पता है, बस ये चीज आपको पहले भी बताया था कि अंडोत्सर्ग क्या कहलाता है, कि अंडाणु फैलोपियन नलिका में आ गया, उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। एक बात क्या याद रखनी है कि कब होता है? आर्त चक्र के मध्य दिन पर होता है। लिख लीजिएगा, कहीं लिखना होगा तो। अब आगे की कहानी सुनो। जो गर्भाशय इसकी 3 स्तर है ना, एक एक स्तर की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो बाहर की तरफ है, ठीक है, इसको कहते हैं बाह्य गर्भाशय भित्ति। ठीक है। दूसरा कहां है? बीच में ये वाला, इसको क्या कहेंगे? मध्य गर्भाशय भित्ति। और जो सबसे नीचे की तरफ है क्या कहेंगे? इसको अंतः गर्भाशय भित्ति। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? पेरीमेट्रियम। इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर वाले को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब बढ़िया से सुनना, बाह्य गर्भाशय भित्ति, मध्य गर्भाशय भित्ति और अंतः गर्भाशय भित्ति। इस मध्य गर्भाशय भित्ति के बारे में हमने कुछ बताया है आपको। कैसा होता है? ये मांसल संरचना होती है ना, यानी कि ये बना होता है किससे? मांसल संरचना से। ठीक है। और एक बात यहीं से याद रखना कि मांसपेशियों का अध्ययन पता है क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी का मतलब होता है मांसपेशियों का अध्ययन। इसीलिए देखो इसका नाम भी क्या है? मायोमेट्रियम। मायो, फिर यहां भी क्या आ रहा है? मायो। तो यहां से एक बात याद रख लीजिएगा कि मांसपेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी। जैसे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है। वैसे ही अगर मांसपेशी का अध्ययन करेंगे तो क्या कहते हैं? मायोलॉजी। इसी मायो शब्द से इसका नाम पड़ा है क्या? मायोमेट्रियम। ठीक है। बाह्य गर्भाशय भित्ति, मध्य गर्भाशय भित्ति और अंतः गर्भाशय भित्ति। एक एक करके काम खत्म करें इसका। तो बाह्य गर्भाशय भित्ति, जब भी बाहर की बात करते हैं तो सीधा सीधा एक ही बात आता है, क्या करेगा? सुरक्षा देगा। ठीक है। तो ये बाह्य गर्भाशय भित्ति क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। काहे? क्योंकि अंदर कौन पलने वाला है? बच्चा। उस बच्चे को किसी प्रकार का चोट नहीं लगना चाहिए, तो बाहर से वो क्या कर रहा है? उस गर्भाशय को, इसके काय को सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। ठीक है। मध्य गर्भाशय भित्ति का और भी काम है बहुत सारे।
आपको बता भी रखा है हमने कि मध्य गर्भाशय भित्ति क्या करती है, क्रमानुकुंचन करती है, और उस क्रमानुकुंचन को कराने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है। बताओ कौन सा? हाँ जी बच्चिए बताओ जल्दी, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है जो क्या करता है कि मायोमेट्रियम को, मध्य गर्भाशय भित्ति को क्रमानुकुंचन कराता है? सब खड़ा हो जाएगा, जरूरत पता है हमें, बैठ जाओ। क्या है जी? नहीं पता है, बस है क्लास में, बस क्लास में है बस, और कुछ नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन। दिमागवा जाके बेचो ना बबुआ, बहुत पैसा मिलेगा। तुम लोग का दिमाग बेचोगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। इस्तेमाल में नहीं आया है कभी, एकदम भोथर का भोथर है। याद है ना प्रोस्टाग्लैंडिन? वो प्रोस्टाग्लैंडिन कहां पर मिलता है? एक नर में मिलता है। नर के कहां पर मिलता है? वीर्य में मिलता है। शुक्राणु में कौन तो कहने जा रहा था अभी? अच्छा शुक्राशय कहने जा रहे थे। जो बनाता कौन है? शुक्राशय बनाता है। शुक्राशय कुल मिला जुला कर वीर्य का 60% भाग बनाता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्या होता है? इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। कैसे भूलेंगे, हमको समझ में ही नहीं आता है। आजा इधर इधर। इस मध्य गर्भाशय भित्ति का भी काम हमको समझ में आ गया, ठीक है। अभी अंत्य गर्भाशय भित्ति क्या? तो अंत्य गर्भाशय भित्ति बच्चा याद रखना, ये हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है, और ये बनी होती है किसकी? रक्त की। ये अंत्य गर्भाशय भित्ति किससे बनी है? रक्त से बनी है। इसको हर महीने बनाया जाता है और हर महीने तोड़ा जाता है। दिमाग एकदम अस्थिर करके सुनना, क्योंकि यहां मिस किए ना आर्त चक्र पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए शांत। क्या बोला कि ये बनी होती है रक्त की, हर महीने इस अंत्य भित्ति को बनाया जाता है और हर महीने इस अंत्य भित्ति को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब बनाने के लिए और तोड़ने के लिए जिम्मेदार है दो हार्मोन, ठीक है। पता है कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो वही दो हार्मोन है जो इस अंत्य गर्भाशय भित्ति को मेंटेन करने का काम करेगा, बनाने का भी काम करेगा और तोड़ने का भी काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। कहां का मिटाए हम? बाह्य गर्भाशय भित्ति का काम समझ में आ गया, मध्य गर्भाशय भित्ति का काम समझ में आ गया। समझना किसको है? अंत्य गर्भाशय भित्ति को मिटा रहे हैं इनको। तो लिखने वाला था क्या? देखिए क्या हुआ था, कहानी जरा याद करो कि अंडाशय के अंदर क्या कहानी हुई थी, ठीक है। सबसे पहला क्या शुरू हुआ था कि मादा जन्म कोशिका कहां प्रवेश कर गई थी? वलकुट में। उसने अपनी कोशिका की संख्या बढ़ाई। क्या बोला हमने? पुटक कोशिका। वो पुटक कोशिका को प्रेरित करने लगा कौन? एफएसएच। क्या बनवाया? ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका बनवाने के साथ साथ उसको और प्रेरित कर रहा है और क्या लेकर के आ गया? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ग्राफियन पुट्टिका से लगातार निकलवा रहा है एस्ट्रोजन। कौन निकलवा रहा था? एफएसएच। डन, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जो निकला है ना, ये करता क्या है? तो याद रखना, ये एस्ट्रोजन जो है ये जाकर के निर्माण करता है किसका? अंत्य गर्भाशय भित्ति का, ठीक है। तो ये निर्माण करना शुरू कर दिया। अभी टेंशन मत लेना, मान लिया जाए कि यहाँ पे ये अंत्य गर्भाशय भित्ति नहीं थी, ठीक है। और जैसे ही एस्ट्रोजन आया, इस एस्ट्रोजन ने निर्माण कर दिया किसका? अंत्य गर्भाशय भित्ति का। अंत्य गर्भाशय भित्ति यहाँ पे बन गई। शांति से सुनिए। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफियन पुट्टिका और परिपक्व होती गई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे काम कर दिया किसने? एलएच ने। एलएच का स्तर क्या हुआ? हाई, जिसकी वजह से क्या हो गया? ग्राफियन पुट्टिका टूट गई और क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग कौन से दिन पे हुआ होगा? 14वें दिन पर, ठीक है ना। यानी कि आर्तव चक्र के 14वें दिन पर क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया। अब अंडोत्सर्ग हो गया तो क्या बचा हमारे पास? ग्राफियन पुट्टिका की कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, उस कॉर्पस ल्यूटियम से लगातार एलएच क्या निकलवाता जा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन पहले आ चुका था, क्या कर दिया है इसने? अंत्य गर्भाशय भित्ति का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देखो, आपके घर में कभी काम लगा है घर मकान बनाने के लिए? तो बनाता कौन है? आपकी मिस्त्री। उसको मेंटेन कौन रखता है? पेंट पोचारा का ध्यान कौन रखता है? आपकी मिस्त्री। इतना बड़का परिवार से हो गए हो कि पेंट पोचारा भी तुम लोग का मिस्त्री ध्यान रखता है। कहने का मतलब
कि बनाया किसने? मिस्त्री ने। ये दीवार अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा मकान है, इस दीवार को बना दिया किसने? मिस्त्री ने। अब इसको 2 4 10 साल 20 साल 50 साल इसको कैसे मेंटेन रखना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी होती है। ठीक है। वैसे ही ये मजदूर है कौन? बट एस्ट्रोजन। ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये कौन है? मालिक है। तो ये मजदूर है तो क्या करेगा? बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसने बना दिया, बनाने के बाद कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अब इसको मेंटेन रखना, तो मेंटेन कौन रखेगा? मालिक। ठीक है। क्या क्या हुआ था फिर से मिला के देखो एक बार कि आर्तो चक्र चल रहा था। ठीक है, वापस आ जाएंगे हम लोग 1 तारीख पे करते करते। आर्तो चक्र चल रहा था जिस दौरान एस्ट्रोजन निकला, एस्ट्रोजन गया जाकर के क्या किया? अंतःगर्भाशय भित्ति को बना दिया। किससे बनाया होगा? रक्त से बनाया होगा। ठीक है, बना करके छोड़ दिया। कब बनाया? 14 दिन से पहले बनाया। ये भी याद रखिएगा, कब बनाया? 14 दिन से पहले बनाया। फिर 14वें दिन पे LH का स्तर हाई हो गया। हाई हो गया तो क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया। अब अंडोत्सर्ग हो गया मतलब कि सोचो क्या हो गया? फैलोपियन नलिका में क्या चला गया? अंडाणु चला गया क्या? ठीक है, लो इधर दिखा देते हैं कि फैलोपियन नलिका में कौन आ चुका है? इधर अंडाणु आ चुका है। और इस जंक्शन पॉइंट पे याद है ना, किसके किसके जंक्शन पॉइंट पे? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पॉइंट पे आकर के वेट कर रहा है किसका? शुक्राणु का। ठीक है, और इसके आने से पहले इधर अंतःगर्भाशय भित्ति को क्या कर दिया गया? बना करके छोड़ दिया गया। पता है काहे? क्योंकि जो इधर से अगर शुक्राणु चला गया ना तो क्या बन जाएगा? ये युग्मनज। उस युग्मनज को ला करके बच्चा जोड़ा जाता है उसी अंतःगर्भाशय भित्ति से। अगर अंतःगर्भाशय भित्ति नहीं रहेगी ना, इधर युग्मनज बन भी गया ना, तो कभी भी गर्भधारण नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को ला करके ना तो बाह्य भित्ति से जोड़ा जाता है, ना ही मध्य भित्ति से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? अंतःगर्भाशय भित्ति से। तो जाहिर सी बात है कि पहले हमको इस गर्भ को तैयार करना पड़ेगा। इस गर्भ को 14 दिन से पहले ही क्या कर दिया गया? तैयार कर दिया गया। किसने तैयार कराया? एस्ट्रोजन ने। जैसे ही 14वां दिन आया, इधर अंडाशय से निकल करके अंडाणु कहां चले आए? फैलोपियन नलिका में। अब इंतजार कर रहा है किसका? शुक्राणु का। ठीक है, अब हमने एक सस्पेंस क्रिएट कर देना कि चलो ठीक है, इधर अंडाणु आ गया और यहाँ पे शुक्राणु भी आ गया। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा क्या? अब क्या बन जाएगा? ये युग्मनज बन जाएगा। अब जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज को क्या करना है? ला करके इस अंतःगर्भाशय भित्ति के साथ जोड़ना है। अब जोड़ना है, मान लिया जाए कि ला करके जोड़ भी दिया, तो अब बताओ बाबू कि जोड़ दिया तो अब अंतःगर्भाशय भित्ति को तोड़ना होगा कि हमको मेंटेन रखना होगा? मेंटेन रखना होगा ना। तो मेंटेन रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इस अंतःगर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, चलो अब इसको मेंटेन रखा हुआ है। पता है कब तक मेंटेन रखेगा? 28वें दिन तक। ठीक है, ये 28वें दिन तक इसको मेंटेन रखेगा। क्यों? क्योंकि 2800 दिन तक निषेचन होने के चांसेस होते हैं कि कब शुक्राणु आ जाएगा, कब वहां पर निषेचन हो जाएगा, उसके लिए इस अंतःभित्ति को बना करके रखना पड़ेगा। अब 28 दिन हो गया, 1 तारीख से लेकर के 28 दिन हो गया, शुक्राणु नहीं आया। अब ये अंडाणु भी क्या हो गया है? खराब हो गया। अब इसकी क्षमता नहीं है कि अब ये निषेचन करके क्या बन पाएगा? युग्मनज बन पाएगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है? अगर हमको पाइप को साफ करना हो तो उसमें पानी का स्राव कराना पड़ता है क्या? बस वैसा ही कि अगर इसको बाहर निकालना है ना तो इन सबको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये बनी है किससे? रक्त से बनी हुई है ये भाग। तो कब तक ये मेंटेन रखा है प्रोजेस्टेरोन ने? 28वें दिन तक। जैसे 28वें दिन तक निषेचन नहीं हुआ ना, तो 28वें दिन के बाद अगला महीना का जो 1 तारीख होगा और जो 2 तारीख होगा ना, इस 1 तारीख को और 2 तारीख को एक घटना होगी। उस घटना में LH और FSH इन दोनों में भारी मात्रा में गिरावट हो जाएगी। समझे? क्या हो जाएगा? 1 तारीख को और 2 तारीख को LH का और FSH का दोनों का स्तर का हो जाएगा? घट जाएगा। अब LH के घटने से, सॉरी FSH के घटने से कोई असर नहीं आएगा। है क्योंकि ये तो प्रेरित कर रहा था किसको? ग्राफियन पुट्टिका को। ग्राफियन पुट्टिका को तो टूट करके क्या बना चुकी है? वो अंडाणु को निकलवा चुकी है। FSH से कोई दिक्कत नहीं आएगा, LH से दिक्कत आएगा। LH क्या किया था? मालिक बन करके इस अंतःगर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखा था। जैसे हमने बर्फ जमा के रखा है फ्रिज में, जब तक उसको मेंटेन रखना तब तक कहां रखना पड़ेगा? फ्रिज के अंदर। जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। तो उसको बना के रखा था किसने? प्रोजेस्टेरोन ने। अब प्रोजेस्टेरोन को निकलवा रहा था कौन? LH। LH का स्तर क्या हो गया? डाउन हो गया ना, गिर गया ना। LH का स्तर गिरते ही इस प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा ना, इसे गर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखा था किसने? इसी प्रोजेस्टेरॉन ने। अब ये गर्भाशय भित्ति क्या होने लगेगी? टूटने लगेगी। अब ये बनी किससे थी? रक्त से बनी थी ना। अगले ही दिन यानी कि 1 तारीख को 2 तारीख को ये डाउन हुआ और अगले दिन 3, 4, 5 लगभग 3 दिन रक्त के रूप में ये ऊतक बाहर आते रहते हैं। यानी कि अंतः गर्भाशय भित्ति क्या थी? एक अंग था। वो अंग किससे बना होगा? ऊतक से। ऊतक किससे बनी होगी? कोशिका से। तो वो रक्त की कोशिकाएं क्या होने लगती हैं? इस योनि के भाग से बाहर आने लगती हैं। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं रजोस्राव। कि भाई क्या हो रहा है? रक्त का स्राव हो रहा है। और ये रक्त का स्राव कब होता है? तो आर्तव चक्र के 3रे, 4थे और 5वें दिन। ये आएगा दिन, हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे उस समय। कहानी क्या हो रही है बस ये समझना है। चलो, अंतः गर्भाशय भित्ति टूट करके क्या हो गई? खत्म हो गई हमारी। ठीक है, ये अंडाणु भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसी को तो निकालने के लिए तोड़ा गया था। ठीक है, अब ये कहानी कब तक हो गई? 5 तारीख तक ये कहानी खत्म हो गई क्या? ठीक है, अब फिर से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फिर से क्या था यहाँ पे? अंडाशय। अंडाशय में कहीं ना कहीं क्या था? जनन उपकला। उस जनन उपकला की कोशिका वापस आएगी किसमें? वलकुट में। ठीक है, अब वापस वलकुट में आएगी तो क्या बनेगी? पुटक कोशिका बनेगी। पुटक कोशिका को फिर क्या करेगा? FSH प्रेरित करेगा। अब ये सब काम कब हो रहा है? देखो तो 5 तारीख के बाद हो रहा है ना। ठीक है, तो कब से कब होगा? तो 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख से पहले, यानी कि 13 तारीख तक। 6 से लेकर के 13 तारीख तक क्या होगा? कि वापस निर्माण कराया जाएगा। किसका? अंतः गर्भाशय भित्ति का। कौन करवाएगा? तो FSH पहले क्या करेगा? इस अंडाशय के अंदर उपस्थित जो जर्म कोशिका है उनको लाएगा। नीचे बनेंगी क्या? वो पुटक कोशिका। उन पुटक कोशिका में क्या होगा? विभाजन। वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्या बनते जाएंगे? ग्राफियन पुट्टिका। ये सब कुछ होने में समय लगेगा ना। तो ये सब कुछ कब होता है? 6 से 13 तारीख के बीच में होता है। धीरे धीरे ये पुटक कोशिका धीरे धीरे क्या बदलती जाएगी? ग्राफियन पुट्टिका में बदलती जाएगी। उस ग्राफियन पुट्टिका से कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा? FSH के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव करा दिया जाएगा। आई एस्ट्रोजन जाएगा और जाकर के क्या कर देगा? वापस अंतः गर्भाशय भित्ति को बना देगा। तो ये अंतः गर्भाशय भित्ति को कब बना दिया गया? 13 तारीख से पहले ही बना दिया गया। फिर से बन गया अंतः गर्भाशय भित्ति। फिर वापस क्या होगा? आएगा कौन सा दिन? 14वां दिन। ठीक है, ये रहा 14वां दिन। 14वें दिन पर क्या हो जाएगा? LH का स्तर हाई हो जाएगा। हाई होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग होगा तो यहां से क्या निकलेगा? एक अंडाणु निकल के कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन नलिका में, संधि वाले स्थल पे। ठीक है, पहुंच गया। अब 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक फिर इंतजार करेगा ही। ठीक है, अब तब तक इसको मेंटेन रखेगा कौन? यही प्रोजेस्टेरॉन। तो LH ने ग्राफिन पुट्टिका को तोड़ा भी था। अब बचे हुए जो कॉर्पस ल्यूटियम था, उस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलवा रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन इस अंतः गर्भाशय भित्ति को फिर 28 दिन तक मेंटेन करने का काम करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये गर्भाशय की अंदर की कहानी होती है। बात पल्ले पड़ी कुछ हद तक? कुछ दिमाग में डालो, ज्यादा से ज्यादा इसको क्लियर करेंगे हम लोग आर्तव चक्र में। हाँ, अभी और कुछ पढ़ाएंगे, टाइम है अभी पूरा, मिटा देना। अभी ये 1, 2, 3 तारीख का आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते ये खाली ध्यान रखना है। एक इसमें देखो, आर्तव चक्र को समझने के लिए एक मंत्र और है। 14वां दिन। 14वें दिन से पहले गर्भाशय भित्ति को बनाया जाएगा। ठीक है, 14वें दिन के बाद इसको मेंटेन रखा जाएगा। अगर निषेचन हो गया तो ठीक है, निषेचन हो गया तो क्या होगा वो बाद की चीज है। एक और समस्या हला दे क्या बीच में? सस्पिशन क्रिएट हो जाएगा पक्का ना? सुनना सभी कोई। 28 दिन तक मेंटेन रख रहा कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलो निषेचन नहीं हुआ तो अगले 1 तारीख को 2 तारीख को क्या हो जाएगा? LH का और FSH का स्तर डाउन हो जाएगा, जिस वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर भी डाउन हो जाएगा। अंतः गर्भाशय भित्ति टूट जाएगी। ये कहानी कब की थी? जब निषेचन नहीं हुआ तब की थी। इसके विपरीत में चले, निषेचन करा दे, सोच लेना। चलो निषेचन करा दिया, युग्मनज बन गया। ठीक है, अब युग्मनज कब बना? 14 से लेकर 28 तारीख के बीच में कभी भी बन गया होगा, वो हमारा मैटर नहीं है। कब बनेगा तो क्या होगा वो भी स्थिति आएगी। चलो सीधा सीधा निषेचन हो गया। निषेचन कब होगा? 14 दिन के बाद होगा। 14 दिन से पहले कभी निषेचन नहीं हो सकता, कारण कि 14 दिन से पहले अंडाणु आता ही नहीं है फैलोपियन नलिका। बात समझे ना? तो जब निषेचन होगा तो 14 दिन के बाद होगा, यानी कि आर्तव चक्र के आधे दिन के बाद ही कोई महिला गर्भवती हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले जानते हो मेजर डाउट क्या होता है महिलाओं को? आर्तव चक्र के दौरान गर्भवती हो जाएंगे, घंटा कभी गर्भवती होगी कोई महिला। सोच के देखो कि आर्तव चक्र चल रहा है, उस आर्तव चक्र के दौरान क्या किया जा रहा है? खराब पड़े हुए अंडाणु को तो बाहर निकाला जा रहा है ना। अब दोबारा अंडाणु कब आएगा? 14वां दिन पर आएगा ना। 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक तो महिला एकदम सिक्योर है।
उस बीच में यदि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, यदि उसके योनि भाग में वीर्य का स्खलन होता है, कभी भी वो महिला गर्भवती नहीं होगी, चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि बहुत गलत गलत नॉलेज होता है सभी के पास। ठीक है, चलो ये बात की चीज है। अब 14 दिन से लेकर के 28 दिन तक अंडाणु इंतजार कर रहा है, इस बीच में कभी भी वीर्य स्खलन हुआ, शुक्राणु आए, निषेचन हो गया। ठीक है, तनिक ये बताओ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कब मिलेगा? जब आर्तव चक्र चलेगा तब मिलेगा कि बंद रहेगा तब मिलेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर्तव चक्र के दौरान मिलते हैं। कारण इस अंडाशय के अंदर जो कौन बन रहा है? अंडाणु। इस अंडाणु को बनवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आर्तव चक्र। ना ही आर्तव चक्र चलता, ना ही उसमें अंतः गर्भाशय भित्ति टूटती, ना ही अंडाणु यहां से खराब वाले बाहर आते, ना ही फिर अगले महीने के आर्तव चक्र में इस अंतः गर्भाशय भित्ति को बनाया जाता। यानी कि कुल मिला जुला करके LH और FSH किसको मेंटेन कर रहे हैं? आर्तव चक्र को। और आर्तव चक्र की वजह से क्या मिल रहा है हमको? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सोचो कि जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो क्या प्रोजेस्टेरोन मिलेगा? अंडोत्सर्ग होने के पश्चात आपको क्या मिलेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों? जब ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ करके अंडाणु बाहर आएगी तब ना बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और जब अंडोत्सर्ग हो जाएगा तब आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब कहानी कौन करा रहा है? आर्तव चक्र करा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आर्तव चक्र नहीं चलेगा तो ना तो हमारे पास एस्ट्रोजन होगा, ना ही हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या है? अंतः गर्भाशय भित्ति का निर्माण करना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? उसको मेंटेन रखना। कब तक? 28 दिन तक, क्योंकि निषेचन कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि उस 28 दिन से पहले निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया। अब बन गया तो इस युग्मनज को ला करके क्या किया जाएगा? इस अंतः गर्भाशय भित्ति के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही जुड़ गया तो हम कह देते हैं कि एक महिला क्या हो चुकी है? गर्भवती हो चुकी है। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं अंतःरोपण। आएगा वो चीज, हो गया अंतःरोपण। ठीक है, एक महिला हो गई प्रेग्नेंट। अब प्रेगनेंसी के दौरान आर्तव चक्र रहता है कि बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब अगले ही महीने से जो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसके अंदर एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होना बंद हो जाएगा। पक्का ना? आर्तव चक्र बंद मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बंद। हमें एस्ट्रोजन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अंतः गर्भाशय भित्ति तो बनी हुई है, उसके साथ जाकर के ये मेरा युग्मनज भी जुड़ चुका है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन, ताकि 9 महीने इस अंतः गर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखे, ताकि 9 महीने में बच्चा क्या हो जाए? तैयार हो जाए। ठीक है, अब सवाल ये है कि आर्तव चक्र तो हो गया बंद, है ना? आर्तव चक्र बंद, आपको क्या चाहिए? एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरोन? काहे लिए? मेंटेन रखने के लिए। कब मिलेगा प्रोजेस्टेरोन? जब आर्तव चक्र चलेगा। आर्तव चक्र क्या हो गया? तब तो अंतः गर्भाशय भित्ति टूट जाएगी। अब सस्पेंशन में रही है कि इसको मेंटेन कैसे रखा जाता है। सोचो कि 9 महीने तक, मैंने बोला था केवल सस्पेंशन में डालूंगा। हाँ तो बस कर लिया ना। अरे बताते हैं ना, क्या परेशान होते हो? सवाल दे दिया ना, सवाल में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो कुछ हद तक जानकारी भी मिलेगी। क्वेश्चन ट्रिगर हुआ सभी को? या तो आपका ये कहना गलत होगा कि आर्तव चक्र बंद हो जाता है। सही में आर्तव चक्र बंद होता है ना? भेड़ वाला हाल मत करना कि हाँ मैं हाँ सब मिला रहे हैं। चलिए, बंद होता है तो कुछ तो होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा था मेंटेन करने का, अब आर्तव चक्र बंद हो गया, प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन आए, क्योंकि एक परिवर्तन तो आया है, महिला गर्भवती हो चुकी है। अब उस परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसा चीज बना होगा जो प्रोजेस्टेरोन के जगह पे जाके काम करेगा। बात समझे? बस इतना दिमाग में रखिएगा कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा उस महिला के अंदर, क्योंकि महिला के अंदर बदलाव तो आया है। वो महिला क्या हो चुकी है? गर्भवती हो चुकी है। और जब बदलाव आया है तो कुछ ऐसा भी बदलाव आ सकता है ना जो प्रोजेस्टेरोन के जगह पे जाकर के काम करे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो अब मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक अगला आर्तव चक्र आ नहीं जाता। ठीक है, चलो अब
हमने खत्म कर लिया है एक जोड़ी अंडाशय, सहायक नलिका, ठीक है। सहायक नलिका में सब कुछ देख लिया, मेन चीज था क्या आपका गर्भाशय, उस गर्भाशय को भी देख लिया। अब क्या रह गया, बाह्य जनन अंग, इसको भी खत्म कर देते हैं। बाह्य बता तो दिया, बाह्य जनन अंग। देखो अब केवल हार्मोन का नाम बता देते हैं। ACTH सवाल करके हमको फंसाया ना, एक मिनट बैठना पड़ेगा, हमारे दिमाग में खोजना पड़ेगा कहां पर है। हाँ HCGH, ये वो हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरोन के जगह पे काम करेगा, ठीक है। ह्यूमन बता रहे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये कहां से निकलने लगता है, तो बच्चा ना एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, इसको कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा निकालने लगता है क्या, HCGH, और उसको पता है कि आर्त चक्र बंद है, हमको क्या करना पड़ेगा, गर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन है नहीं, प्रोजेस्टेरोन निकलवा नहीं सकते क्योंकि आर्त चक्र बंद है। लेकिन जैसे ही बच्चे का निर्माण, मतलब कि यूग्मनस का निर्माण हो जाता है, यूग्मनस जाके गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जिसको नाम दिया जाता है अपरा या प्लेसेंटा, और वो प्लेसेंटा निकालने लगता है हार्मोन जिसका नाम है HCGH, और ये काम करता है एज इट इज किसके जैसा, प्रोजेस्टेरॉन के जैसा। हो गया कहानी खत्म, चल आगे आ जाते हैं। देखिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाह्य जनन अंग जिसको कहते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो है, एक मादा में क्या होता है, भग, ठीक है, वल्वा, ये वल्वा शब्द से एक और जुड़ा शब्द है यूबुला, वल्वा, अरे यूबुला, हाँ ठीक है, यूबुला और वल्वा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये यूबुला जो है ना आपके मुख के अंदर एक कंठ लटक रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको कहते हैं यूबुला। तो कभी अगर आए तो बस कंफ्यूज मत होइएगा, वल्वा और यूबुला, ठीक है। वल्वा क्या है, बाह्य जनन अंग है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, भग कहते हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा देखो, बाह्य जनन अंग की बात कर रहे हैं एक मादा के अंतर्गत, देखिए सबसे पहला ये देखिए, उदर भाग का जो ऊपरी हिस्सा होता है फूला हुआ सा, इसको कहते हैं जघन उत्थान, इंग्लिश में कहते हैं मॉन्स, बातें नहीं करिए, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। ये जो सबसे बाहर से कमर का हिस्सा होता है उदर भाग में, इसको कहते हैं क्या, जघन उत्थान मॉन्स प्यूबिस, और इस जगह पर मुख्य चीज याद रखिएगा क्या मिलते हैं, रोम यानी कि बाल, और साथ ही साथ क्या मिलते हैं, वसा। ये दो बातें याद रख लीजिएगा कि रोम मिलते हैं, बाल युक्त संरचना मिलती है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, वसा मिलता है। उसके बाद यदि नीचे आते हैं हम बाह्य जनन अंग की तरफ, तो एक हिस्सा, चलो इस पूरे हिस्से की बात करते हैं। ये वाला हिस्सा जो बीच का, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स हिंदी में कहते हैं प्रकोष्ठ, ठीक है। इस प्रकोष्ठ के बाहर की तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ का मतलब जैसे हमारे ओठ है ना, ठीक है, इस ओष्ठ की भांति संरचना होती है। इस बाह्य जनन अंग के ऊपर की बात करें, इस खोखले वाले भाग को क्या हमने कह दिया, प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ से जुड़े होते ओष्ठ के जैसी संरचना, ओठ के जैसी संरचना, जिसको कहीं ना कहीं एक को कहते हैं लघु और एक को कहते हैं दीर्घ,
ठीक है। इंग्लिश में जो ये बाहर की तरफ है मोटी वाली आवरण, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दो तरह के आवरण से घिरा होता है। एक अंदर की तरफ झिल्लीमय संरचना होती है और एक इसके ऊपर से मोटी सी ओठ के जैसी संरचना होती है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोले, लघु और दीर्घ। और दोनों को मिलाकर के सीधा सीधा क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो ओष्ठ कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। ओष्ठ को इंग्लिश में कहा जाता है लेबिया, ठीक है। अब दो प्रकार के, एक जो बाहर से है जो मोटी संरचना है, इसको कहते हैं मेजोरा। मेजोरा, मेजोरा को कहा जाता है हिंदी में दीर्घ। और जो अंदर की तरफ पतली सी झिल्ली है ना, इसको कहा जाता है बच्चा माइनोरा, और इसको कहते हैं हिंदी में लघु। तो क्या कहेंगे अगर पूरा नाम कहना हो तो, लघु ओष्ठ, ठीक। फिर क्या कहेंगे, दीर्घ ओष्ठ। इंग्लिश में पूरा अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये बाह्य जनन अंगों की बात करें यदि हम एक मादा में, तो मादा में बाह्य जनन अंग का अंदर का हिस्सा जो खोखला सा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ, वेस्टिब्यूल्स। ये प्रकोष्ठ क्या होता है, दो त्वचा के आवरण के द्वारा आवरित होता है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कहें कि एक दरवाजा जिसपे दो दरवाजे, ठीक है। कि पहला एक दरवाजा झिल्ली में है, उसके बाद एक और दरवाजा है जो कैसा है, ओष्ठ के जैसी मांसल संरचना है। जो झिल्ली में है, पतली सी झिल्ली है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लघु ओष्ठ। इंग्लिश में कहते हैं क्या, लेबिया माइनोरा, ठीक है। जो बाहर है मोटी सी आवरण है, इसको नाम दिया जाता है मेजोरा, पूरा नाम कहते हैं लेबिया मेजोरा, और हिंदी में कहना होगा तो दीर्घ ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब इस ऊपर की तरफ जहां पर ये दोनों के दोनों दीर्घ वाले क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यहां पर ऊपर की तरफ एक दाने के जैसी संरचना होती है, छोटी सी, चने के साइज की, चने से भी छोटा। इसको कहते हैं बच्चा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, हिंदी में भी कहते हैं इसको क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस क्या है, तो याद रखिएगा ये है उत्तेजनशील संरचना। उत्तेजनशील संरचना, कहीं भी यदि उत्तेजनशील संरचना की बात करें तो ये क्या करते हैं, उत्तेजनाओं को ग्रहण करते हैं, एक उत्तेजना उत्पन्न करते हैं इसके स्पर्श मात्र से। यानी कि ये जैसे ही टच करेगा एक नर या उसके इस, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, योनि भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस योनि भाग में क्या करता है, एक नर अपने शिशन को प्रवेश कराता है, उसके शिशन के स्पर्श मात्र से कहीं ना कहीं यहाँ इस मादा के अंदर क्या हो जाएगी, उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी, उस मादा के अंदर रक्त का संचार बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं क्या, उत्तेजना। तो ये उत्तेजनशील संरचना यदि मादा में कोई है, ऐसा भी कह सकते हो ना कि ये जो क्लाइटोरिस है ना, ये शिशन के जैसा है। शिशन भी कैसी थी, उत्तेजनशील संरचना थी। जैसे ही वो संपर्क में आ रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था, रक्त का संचार बढ़ जा रहा था। ठीक ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही इस क्लाइटोरिस के संपर्क में कोई आता है, उस मादा के अंदर क्या हो जाएगी, उत्तेजनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये छोटे से दाने की तरह संरचना होती है, जो कहां पर होती है, ओष्ठ में। कौन से ओष्ठ में, दीर्घ ओष्ठ में, जहां पर ऊपर की तरफ क्या होता है, ये जुड़ रहा होता है। चलो ठीक है। उसके बाद फिर ये लघु की बात किया, दीर्घ की बात किया, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बंद करने का काम करते हैं, इस आवरण को प्रोटेक्शन देते हैं। अब इस खाली से खोखले से भाग को हमने क्या बोला है नाम, प्रकोष्ठ। अब ध्यान देना बच्चा, इस प्रकोष्ठ में होते हैं दो छिद्र। एक छिद्र जो ऊपर की तरफ होता है और किसके नजदीक होता है, क्लाइटोरिस के नजदीक होता है। इस छिद्र को नाम दिया जाता है मूत्र छिद्र। इसको नाम दिया मूत्र छिद्र, ठीक है। यूरिनल ओपनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, छोड़ दीजिएगा इंग्लिश अभी फिलहाल। क्या कहते हैं, मूत्र छिद्र। बोला था ना कि मादा में दो प्रकार के छिद्र होंगे, तो ये मूत्र छिद्र ये किससे कनेक्टेड होगा बाबू, तो याद रखना मूत्राशय से कनेक्टेड होगा। याद है नर में हमने एक मूत्राशय बनाया था जिसके अंदर मूत्र आकर के इकट्ठा हो रहा था, उसके ऊपर दो नलिकाएं थी, वो किससे जुड़ी हुई थी, आगे किडनी से जुड़ी हुई थी। तो ठीक वही चीज की यदि मादा के अंदर मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण करने का काम किसका होता है, किडनी का। वो किडनी से मूत्र नलिका से होते हुए कहां पर आती है, मूत्राशय में। वो मूत्राशय एक नलिका के द्वारा ओपनिंग खुलती है किसमें, मूत्र छिद्र में। यानी कि एक मादा के शरीर से मूत्र को बाहर निकालना होता है, तो मूत्र को बाहर निकालने के लिए एक छिद्र होता है, जो कि कौन से भाग में होता है, प्रकोष्ठ के भाग में होता है। उस छिद्र को नाम दिया जाता है मूत्र छिद्र, यूरिनल ओपनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसी चीज को देखो ढक के रखा जाता है दो आवरण से, एक पतले आवरण से और उसके ऊपर एक मोटे आवरण से। दोनों आवरण को मिला के हम क्या कह देते हैं, ओष्ठ, एक लघु और एक दीर्घ। चलो पहले छिद्र का काम हो गया। एक दूसरा छिद्र जो कहां पर होता है, इस मूत्र छिद्र के नीचे की ओर होता है, जो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग, हिंदी में कहते हैं इसको योनि छिद्र। यही वो छिद्र है जो इस मादा के जनन अंग में खुलता है। याद है क्या, ऐसे
ये वाला हिस्सा, इसको क्या नाम दिया था हमने, योनि। और योनि का जो ये ओपनिंग होगा ना, ये ओपनिंग ये वाला, बात समझे। ये वाला ओपनिंग डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, मूत्राशय से। और ये वाला किससे कनेक्टेड होगा, इसे जनन अंग से कनेक्टेड होगा। तो यही हम योनि छिद्र, ये आगे कौन, योनि, उसके बाद कौन, गर्भाशय, फिर कौन, फैलोपियन नलिका। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि एक नर जो है अपने शिशन का प्रवेश कहां पर कराता है, योनि छिद्र में कराता है। और इसी छिद्र के अंदर क्या करता है, वीर्य का स्खलन करता है। तो इस योनि छिद्र के अंदर क्या हुआ, वीर्य का स्खलन हो गया। फिर वीर्य आगे जाएगा, शुक्राणु आगे जाएगा, क्या करेगा वो निषेचन में देखेंगे। ये कहानी हो गई क्या। तो दो तरह के छिद्र मिल रहे हैं, कहां पर दोनों तरह के छिद्र मिल रहे हैं, इस प्रकोष्ठ के अंदर मिल रहे हैं। लास्ट एक चीज खाली यहीं पे रह गया है, इस योनि छिद्र के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट एक जोड़ी होती है ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम है बच्चा बार्थोलीन ग्रंथि। याद है कहीं पे हमने नाम लिया था, बार्थोलीन ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस योनि छिद्र के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलती है एक जोड़ी ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम होता है क्या, बार्थोलीन ग्रंथि। और सीधा सीधा यहीं पे खत्म कर दो, बार्थोलीन ग्रंथि का काम क्या है, इसका काम है श्लेष्मा का स्रावित करना, या श्लेष्मा को स्रावित करना, श्लेष्मा स्राव करना। श्लेष्मा मतलब क्या, एक चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है, एक तरल जो स्रावित कर रही है कौन, बार्थोलीन ग्रंथि। अब क्यों कर रही है, तो सोचो कि एक नर क्या कर रहा है, इस योनि छिद्र में अपने लिंग को, यानी कि कहीं ना कहीं शिशन को प्रवेश करा रहा है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, घर्षण होगा। ठीक है, उस घर्षण में कहीं ना कहीं चिकनाई लाने के लिए अब क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज यदि हम इस्तेमाल में ले रहे हैं तो क्या थोड़ा सा मुलायम करने के लिए जैसे वैसलीन वगैरह का यूज करते हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं एक तरल पदार्थ होता है श्लेष्मा, इसका स्राव कौन करता है, तो बार्थोलीन ग्रंथि। जिससे फायदा क्या होता है कि एक नर और एक मादा जब सहवास की क्रिया कर रहे होते हैं तो लिंग को अंदर और बाहर जाने के लिए कहीं ना कहीं एक चिपचिपा सा पदार्थ चाहिए, और वो पदार्थ का स्राव कौन करता है, बार्थोलीन ग्रंथि। इससे फायदा बस यही होता है कि सहवास के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक मादा के जनन अंग में और एक नर के जनन अंग में चिकनाई का फायदा आ जाता है। इसके अलावा कोई खास कार्य नहीं। डन। तो लगभग आपने सारी कुछ चीजें खत्म कर दी।